Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रोग्राम ऑन डिसीजन मेकिंग। जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग टॉपिक के पहले के प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल एंड टाइम, यानी हमें यूजर से प्रिंसिपल और टाइम को इनपुट कराना है। इफ टाइम इज मोर देन 5 years, अगर जो आपका टाइम पीरियड है वो 5 years से ज्यादा है तो आपको रेट लेना है 10%। इफ टाइम इज मोर देन 5 years देन टेक रेट इज इक्वल्स टू 10%, अदरवाइज टेक रेट इज इक्वल्स टू 8%। अगर हमारा जो टाइम है वो 5 years से ज्यादा आता है तो फिर हम रेट को 10% लेंगे, और अगर वो 5 years से कम आता है देन हम रेट को 8% लेंगे। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट यूजिंग टर्नरी। हमें टर्नरी की हेल्प से सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करके उसे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए इसे समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। टर्नरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं ऑलरेडी ही आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें और आप उसे वहां से देख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स की जरूरत होती है। हम बेसिकली एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, पर मेंशन किया गया क्वेश्चन में कि आपको इसको टर्नरी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं टर्नरी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं और ये टर्नरी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, तो मैंने क्लास को नाम दिया है टर्नरी2। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के अंदर मैं लिया है डबल पी और डबल टी। ठीक है, अब पी और टी क्या है? पी और टी दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। अब सिंपली आप समझ सकते हैं कि मैंने पी क्यों लिया है और टी क्यों लिया है। जो क्वेश्चन था उसकी फर्स्ट लाइन थी राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल एंड टाइम, यानी हमें यूजर से प्रिंसिपल और टाइम को इनपुट कराना था। तो P मैंने लिया है प्रिंसिपल के लिए और T मैंने लिया है टाइम के लिए। ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों वेरिएबल्स किसके लिए लिए हैं, और ये भी समझ में आ गया इनकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा। अब बात आती है कि इसके आगे जो डबल लगा हुआ है उसका मतलब क्या है। देखिए, डबल जो है वो डेटा टाइप है। P और T का जो डेटा टाइप है वो है डबल। डबल हमें क्या इंफॉर्मेशन बताता है? डबल हमें यह बताता है कि P और T के अंदर आप सिर्फ डबल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। डबल यानी डेसिमल वैल्यू, लाइक 4.5, 4.0, 4.3, लाइक दैट। डेसिमल वैल्यू जो होती है वो हम सिर्फ डबल के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं। जैसे आप 4 स्टोर नहीं कर सकते, कोई करेक्टर वैल्यू नहीं, आप A स्टोर नहीं कर सकते, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, आप ABC, ये सब चीजें आप स्टोर नहीं कर सकते। डबल के अंदर आप सिर्फ डबल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई भी और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने अगेन लगा दिया कर्ली ब्रेस। ये हमारा कर्ली ब्रेस लगा हुआ है। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मैंने यहां पे 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, R, SI और AMT। R के आगे मैंने लिया है इंट, यानी R का जो डेटा टाइप है वो इंट है। यानी ये हमें क्या बताता है कि R के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई और वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने लिया है SI और AMT। SI मैंने क्यों लिया है? SI मैंने इसलिए लिया है ताकि हम जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें उसे SI के अंदर स्टोर करा दें। और AMT मैंने क्यों लिया है? जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम
EMT के अंदर स्टोर कराएंगे। और इन दोनों का डेटा टाइप क्या है? डबल, यानी इनके अंदर सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, कोई और वैल्यू नहीं। और R मैंने क्यों लिया है? रेट जो होगा या तो वो 10% होगा या तो वो 8% होगा, ये बात आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो जो रेट है वो 10% या 8% जो भी हम लेंगे उसे हम R में स्टोर कराएंगे और उसके बाद हम उस पर कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद अब यहां पे नेक्स्ट लाइन आती है, सबसे पहले हमें रेट डिसाइड करना है। तो अब क्वेश्चन से आगे बढ़ने के लिए, इस सॉल्यूशन को आगे समझने के लिए हम सबसे पहले यूजर से P और T की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। तो लेट्स से यूजर ने P में इनपुट कर दिया 1000। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप किसी बैंक में जाके डालते हो, कि 1000 रुपीज आपने बैंक में जमा कर दिए, अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो P आपका हो गया 1000, T इज इक्वल्स टू, अब टाइम आपको लेना है तो यहां पे मैं 2 एग्जांपल लूंगा। अभी एग्जांपल 1 लेते हैं, तो टाइम मान लीजिए 10 इयर्स है, ठीक है, ये 10 इयर्स है आपका टाइम। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। R इक्वल्स टू, ये टर्नरी का मेथड था, जो आपकी रेट है वो किस में स्टोर होगी? वो R में स्टोर होगी। यानी अभी अगर आप रेट को कैलकुलेट करें, मान लीजिए कि जो आपका आउटपुट आना है वो आपको R निकालना है, तो आप क्या करेंगे? जो फाइनल आंसर है वो आपका R में स्टोर होना है, जो भी रेट आएगी 10 या 8 वो R में स्टोर होगी। तो सबसे पहले जिसमें हमारा आंसर आना होता है, सबसे पहले हम वो वेरिएबल लिखते हैं। हमने लिख दिया R इक्वल्स टू, ये ड्राई रन है, यहां पे मैं सारी वर्किंग आपको करके दिखा रहा हूं। T इज ग्रेटर देन 5, आप कंडीशन रखते हैं। क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई थी कि अगर जो हमारा टाइम है वो 5 ईयर से ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे? रेट को 10% लेंगे, और अगर हमारा जो टाइम है वो 5 ईयर से कम होता है तो हम रेट को 8% लेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, टाइम जो होना चाहिए वो 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्या आपका टाइम 5 ईयर्स से ज्यादा है? ये टर्नरी का सिंटेक्स है, सिंटेक्स में कोई भी गलती मत करिएगा वरना आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको एग्जाम में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी गलती मानी जाएगी। तो इसलिए ध्यान से इसको करिएगा, इसके सिंटेक्स को ध्यान से लिखिएगा। अब टाइम क्या आपका 5 ईयर्स से ज्यादा है? हाँ, हमारा टाइम 5 ईयर्स से ज्यादा है, यानी ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपका फर्स्ट नंबर या जो भी फर्स्ट एलिमेंट या जो भी फर्स्ट चीज आप लिखते हैं वो ट्रू होता है, और कोलन लगाने के बाद जो आप लिखते हैं वो फॉल्स होता है। यानी जो 10 है वो मेरा ट्रू का आंसर है और जो 8 है वो मेरा फॉल्स का आंसर है। यानी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं 10 लूंगा और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं 8 लूंगा। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर आपका टाइम 5 ईयर से ज्यादा है तो आप 10% लेंगे, यानी आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप 10% लेंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप 8% लेंगे। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम 10% ले लेते हैं। तो R की वैल्यू क्या हो गई? 10%। पर एनम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, पर एनम यानी पूरे ईयर के लिए, पूरे साल के लिए पर एनम, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें क्लास 8 क्लास 9 में याद करा दिया जाता है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपली मैंने वो ही लिखा हुआ है। नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको कहीं दिया नहीं जाएगा, ये आपको याद ही रखना है। जिसको याद नहीं है मतलब वो ये प्रोग्राम सॉल्व कर ही नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। अब हम उसके बाद डिवाइड का साइन लगा रहे हैं, तो पहले ये चीज मल्टीप्लाई होनी है तो हमने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, देन हमने डिवाइड लगाया, उसके बाद 100 से उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। SI इज इक्वल्स टू आपका P कितना है? P है 1000 इंटू रेट कितना है? रेट हमारा है 10 इंटू 10 इंटू टाइम कितना है? टाइम भी आपका 10 है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमने करा डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपली दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो जाएंगे और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 इंटू 1, यानी आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 रुपीज आ गई है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी भी बैंक में 1000 रुपीज जमा करेंगे 10 इयर्स के लिए और अगर आपको 10% पर एनम मिल रहा होगा
तो 10 साल बाद आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो 1000 रुपीज होगी। ये आपकी इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहां तक हमने सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर लिया। अब हमें अमाउंट भी निकालना था, तो अमाउंट का फॉर्मूला भी आपको नहीं दिया होगा, आपको अमाउंट का फॉर्मूला आना ही आना चाहिए। तो अमाउंट हम लिखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और जो हमारा इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फाइनल अमाउंट होता है। तो हमारी प्रिंसिपल है 1000 और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी है 1000। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 2000 रुपीज आ गया। यानी कि अगर आप आज के दिन अगर आप 1000 रुपीज डालें और 10 साल बाद जब आप अमाउंट निकालेंगे तो वो आपको 2000 मिलेगा, एग्जैक्ट डबल। ठीक है, पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए? आपने जो अमाउंट डाला हो वो 10 ईयर्स के लिए डाला हो और रेट 10% हो। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, हमने सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या था? अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे में लिखा हुआ है SOPLN। SOPLN का मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। आप शॉर्ट फॉर्म SOPLN यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? हमेशा SOPLN हम प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज को हमें आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना होता है तो उसे हम SOPLN के अंदर लिखते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीजें होती हैं। अगर आप कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होता है, और अगर आप कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने बाहर के लिखा हुआ है SI, तो SI की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 1000, तो सिंपल इंटरेस्ट 1000 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में? अगेन SOPLN। अच्छा, लाइन कैसे चेंज हो रही है? LN का जो फंक्शन होता है, LN क्या करता है? LN हमारी लाइन चेंज करने में हेल्प करता है, तो LN की हेल्प से हमारी लाइन जो है वो चेंज हो रही है। तो अब LN की वजह से लाइन चेंज हुई। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट इज, तो ये हमने लिखा अमाउंट इज, अब क्या है बाहर? AMT, तो AMT यानी अमाउंट में जो हमारी वैल्यू स्टोर है कितनी? 2000, तो ये ऐसे 2000 प्रिंट हो जाएगा। अब AMT जो बाहर था तो इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंट हुई, और अमाउंट इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था तो इसलिए ये एज इट इज प्रिंट हुआ। और आप यहां आके देखेंगे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कि हमें क्या पता कौन से स्टेप पे क्या लिखना था, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मुझे भी नहीं पता था क्या क्या लिखना है, मुझे भी नहीं आता था। क्या किया मैंने? क्वेश्चन पे ध्यान दिया। सबसे पहले लिखा हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल एंड टाइम, तो सबसे पहले मैंने टाइम और प्रिंसिपल इनपुट करा लिए। उसके बाद मुझे पता था कि उसमें लिखा हुआ है या तो रेट 10% हो सकती है या 8%, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए था जिसमें मैं रेट की जो वैल्यू है वो स्टोर कराऊंगा, तो इसलिए मैंने ले लिया int r। अब बात आती कि मैंने सबको डबल में लिया और रेट को आर में, क्योंकि प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सारी चीजें आप पॉइंट में ले सकते हो, पर रेट को आप पॉइंट में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें मेंशन था कि रेट या तो 10% हो सकता है या फिर 8% हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो रेट तो हमें श्योर था कि सिर्फ इंटीजर ही होगा, पर बाकी चीजें आप पॉइंट में ले सकते थे, इसलिए मैंने बाकी सबको डबल में लिया। ठीक है, अब यहां तक हो गया। इसके बाद था कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना था, तो इसलिए मुझे दो वेरिएबल की और जरूरत पड़ी जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट स्टोर कराऊं और अमाउंट स्टोर कराऊं। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। मुझे क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया टर्नरी से करना है, तो मैंने रेट को टर्नरी से फाइंड किया। तो अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए, देन मुझे रेट पता होना चाहिए, देन मुझे टाइम पता होना चाहिए। तो मेरे को प्रिंसिपल और टाइम पता था और रेट पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेट की इक्वेशन लगाई। अब वो इक्वेशन जो थी वो मैंने टर्नरी में लगाई, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि टर्नरी से ही आपको सॉल्व करना है, तो ये टर्नरी से लगाई। अब मेरे पास रेट आ गया, अब मेरे प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है, तीनों चीजें, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया।
अब दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई, लास्ट स्टेप क्या था, डिस्प्ले कराना है। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले कराया, अमाउंट डिस्प्ले कराया, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आपको कहा था मैं 2 एग्जांपल समझाऊंगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम कुछ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि इस बार यूजर ने प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपीज भरा है और टाइम जो है वो सिर्फ 1 ईयर भरा है, और आप देखते हैं रेट कितना आता है, और हम अगेन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी मैं रब कर देता हूं। अब ठीक है, तो अब जो टाइम है वो 1 ईयर है, तो अब चेक करते हैं क्या, सबसे पहले हमने आर लिखा हुआ है इक्वल्स टू टाइम क्या है हमारा 1 ईयर, क्या 1 इज ग्रेटर देन 5, क्या 1 5 से बड़ा है, क्वेश्चन में आगे पूछ रहे हैं आपसे। कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, जो आपका जो फॉल्स वाला आंसर है इस बार आर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो जो आपका फॉल्स वाला आंसर है वो कोलन के बाद लिखा होता है, और जो कोलन से पहले है वो ट्रू वाला आंसर लिखा होता है। तो कोलन के बाद मेरा 8 लिखा हुआ है, तो इस बार रेट में 8% स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम सिंपली जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है। इसके बाद रेट कितना है 8%, इसका टाइम कितना है 1 ईयर, तो ये हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करना है 100 से, तो ये हमने 100 से डिवाइड किया। 00 से 00 हमने कट किया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 10 इंटू 8 इंटू 1 इट्स 80। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 80 आ गया। यानी हम किसी बैंक में अगर 1000 रुपीज जमा करें 8% के अकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो 80 रुपीज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है 80, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा 1080। तो आपका जो टोटल अमाउंट आया है फाइनल अमाउंट वो 1080 आया है। अब SOPLN सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इनवर्टेड कॉमास में तो एज इट इज आ जाएगा। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट की SI की जो वैल्यू है वो 80 है, तो यहां पे 80 आ जाएगा। अब SI की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर था। अब सेम नेक्स्ट लाइन में आप अगेन SOPLN यूज रन करेंगे, तो अमाउंट इज, तो अमाउंट इज इन्वर्टेड कॉमास में था तो वो एज इट इज आ गया। इसके बाद AMT, अब AMT क्या है 1080, तो ये आ गया 1080। AMT जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारी टर्नरी के सेकंड क्वेश्चन पे और इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग के थर्ड क्वेश्चन पे। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब हम इसे कॉल कराएंगे। देखिए सामने लिखा हुआ है $P इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल और टाइम इनपुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन भी यही थी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल एंड टाइम। तो हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 1000 जो एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और टाइम ले लेते हैं 10। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, वही आउटपुट आता है जो हमने सॉल्व किया था या नहीं। तो देखिए जो आउटपुट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही आउटपुट आया है। सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है 1000 और अमाउंट आपका आया है 2000, यानी इससे हमें श्योर हो गया जो प्रोग्राम हमने सॉल्व किया था वो बिल्कुल ठीक था। हम एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इस बार हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 1000 और टाइम ले लेते हैं 1 ईयर। ये हमने टाइम ले लिया 1 ईयर, और अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 80 और अमाउंट आ गया 1080, यानी इससे हमें श्योर हो गया कि जो हमारा टर्नरी वाला मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है, और जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आउटपुट आ गया है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।